भाई शांत। सबसे पहले तो आपने देखा तो एक दो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे मैं बोलना चाहूँगा कि 15 अगस्त को देश का और ख़ास तौर पे हरियाणा प्रदेश का किसान सड़कों पे आया। पिछले 6 साल से इतनी किसान की दुर्दशा हुई है हरियाणा प्रदेश में, ना तो भाव मिला, ना खरीद सुचारू ढंग से हुई। हर बार खरीद के लिए किसान को दर दर ठोकरें खानी पड़ी, और ना ही भुगतान जैसा होना चाहिए था किसान को उस प्रकार से हुआ। इस बार भी गेहूं में देखा, उससे पहले भी देखा। और भाव तो कहा गया था स्वामीनाथन लागू करेंगे, C2 फॉर्मूले से फसल का भाव और आमदनी दुगनी करके देंगे, मगर भाव इन 6 वर्ष में औसतन भाव गेहूं का हर वर्ष 4% बढ़ाया सरकार ने। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसतन 5% और गन्ने की 1%। जबकि हमारे 10 साल की सरकार में गेहूं का 15% औसतन हर साल वृद्धि हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य की, धान की 16% ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और एक्सपोर्ट क्वालिटी में तो एक्सपोर्ट खुला हुआ था वो 4,000-6,000 क्विंटल, और गन्ने की प्रति वर्ष 17% वृद्धि हुई थी। इसीलिए जो 15% और 17% वृद्धि हो रही थी, जो कि अब घट के 1 से 4% रह गई हर साल की, खर्चा तेजी से बढ़ा, किसान का बुरा हाल हुआ। उस पे सबसे बड़ी चोट और आखिरी चोट 3 अध्यादेश, ये 3 अध्यादेश जिसके माध्यम से, ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से, जिनको कोरोना की आड़ में लाया गया, किसान के इतने बड़े कानून जो संसद में बहस भी ना हो, ऑर्डिनेंस लगा दें कि कोरोना का बचाव करने के लिए ऑर्डिनेंस जरूरी है। इस बहाना लेकर ऑर्डिनेंसेस के बहाने से MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां, इसकी पूरी जो व्यवस्था है इसको धाराशाही करने की तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम, खरीद के अंदर खरीद का निजीकरण करने की तरफ सरकार का जो ये सरकार का फैसला आया है। निजीकरण भी बिना किसी नियम, बिना किसी नियंत्रण के, कोई बाध्यता नहीं है कि निजी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे होगी, नहीं होगी। मंडी के बाहर अगर अदानी और अंबानी किसान से खरीदारी करेंगे तो वो बिना बाध्यता के वो अपने मुनाफे में चलेंगे या किसान के मुनाफे में चलेंगे, ये देश का किसान समझ रहा है, इसीलिए सड़कों पे आया। अध्यादेशों को लेकर पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों की जो व्यवस्था है इसके भविष्य को लेकर हमारे देश का किसान, प्रदेश का किसान चिंतित है। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्यादेश, जिसमें अगर बड़ी कंपनियां लाखों एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करके, लंबे कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसानों के साथ जो है जमींदारों के साथ, तो उसके साथ साथ जो छोटे ठेकेदार, जो छोटे ठेके पे, हर गांव में आपको बहुत ऐसे किसान मिलेंगे जो ठेके पे लेकर खेती करते हैं, उनके रोजगार का क्या होगा। आपस में लिटिगेशन के मामले में हमने देखा है गुजरात के अंदर जो बड़ी कंपनी आ जाती हैं तो वो कहीं भी, गुजरात में भारती ने 6 किसानों पे 10 करोड़ का मुकदमा किया हुआ है, क्योंकि वो कुछ उनकी जिस समय उनको डिलीवरी देनी थी, नहीं देनी थी, वो कहाँ किसान कौन से कोर्ट के अंदर भुगतेगा, लड़ाई लड़ेगा बड़ी कंपनियों के साथ। तो ये सारी शंकाएं और आशंकाएं सरकार के इन 3 अध्यादेशों के प्रति है। और उसके साथ साथ पंजाब ने जो विरोध किया, जो हरियाणा पे भी लागू है, कि 6% टैक्स राजस्व इन मंडियों से हरियाणा सरकार को मिल रहा है, पंजाब सरकार को भी मिल रहा है, दोनों प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मंडियों की व्यवस्था है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं। मगर दुख की बात यह है, जब किसान सड़क पे आया, कहा कि 6 साल तक हमारी दुर्दशा हुई, हमारा बुरा हाल हुआ, और उसके बाद 6 वर्ष की दुर्दशा के बाद ये अध्यादेशों की आखिरी चोट, जब किसान सड़क पे आया तो बीजेपी ने प्रेस वार्ता करके कहा ऑफिशियली तौर पे कि जो ये काले झंडे दिखा रहे हैं ये देशद्रोही, किसान को देशद्रोही बताने वाले
बताने वाला दल, उनको शर्म आनी चाहिए। इस देश में कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। जो लोग किसान को देशद्रोही बताएं, किसान अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार के ऐसे निरंकुश फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जो उनका अधिकार है, उसके अपनी आवाज उठाने पे उनको देशद्रोही करार करे भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता। जो ये हमारे देश में जो किसान का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को जो किसान को देशद्रोही बताए और मजदूर की लाठियों से पिटाई करे, आपने देखा यमुनानगर में लॉकडाउन के टाइम जब पलायन चल रहा था किस तरीके से असंवेदनशीलता से मजदूर की पिटाई की गई थी। जो किसान को देशद्रोही बताएं जो लोग, और जो मजदूर की लाठीचार्ज करके पिटाई करें, असंवेदनशीलता दिखाते, ऐसे लोगों को जवाब बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा के लोग देने को तैयार हैं। तो सबसे पहली तो ये पॉइंट। दूसरा जो एक क्वेश्चन आप पूछोगे, पहले आप अपने हिसाब से पूछ लेना। जो दूसरी पॉइंट मुझे लगता है आपको पूछोगे, आज SYL को लेके एक बैठक है, क्योंकि बैठक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा का पक्ष रखेंगे। उस बैठक में हम बैठक से पहले कुछ उस बारे में कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहते, मगर इतना जरूर कहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक का निष्कर्ष जो हमारे हक में 3 साल पहले फैसला आया था SYL, उस फैसले को धरातल पे उतारने का, धरातल पे उतारने की क्या योजना है, किस प्रकार से धरातल पे उतारा जाएगा, क्या रूपरेखा है, वो आज खाका देश के सामने लाया जाएगा। क्योंकि फैसला तो आ चुका है, 3 वर्ष पहले हमारे हक में वो फैसला आया था। आपको याद होगा उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिस सर्वदलीय बैठक में सारे विपक्ष ने, हुड्डा साहब ने और सारे विपक्ष ने एक स्वर से कहा था कि खट्टर साहब हम आपके साथ हैं। हरियाणा एक आवाज में ये पुकार रहा है कि ये न्याय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के हिसाब से जो फैसला किया है वो सही फैसला है, उसके आधार पे अब आगे कार्रवाई होनी चाहिए, उस फैसले को अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, धरातल पे उतरे। और इस कार्य के लिए आप प्रधानमंत्री जी से समय लें, और हम सब आपके साथ प्रधानमंत्री जी के पास चलने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री जी के पास मैं 1 हफ्ते में समय ले लूँगा। 3 साल बीत गए, 3 वर्षों में या तो उन्होंने समय नहीं मांगा, मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण इस चीज़ का दे सकते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने उनको समय नहीं दिया। 3 वर्ष से हम बारी बारी उठा रहे हैं कि जी आपने कहा था समय मांगोगे 1 हफ्ते में। कई बार प्रधानमंत्री जी जाके मिल भी आए, और क्योंकि 3 साल तक हरियाणा की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे राजनीतिक दबाव पड़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमलीजामा पहनाया जा सके। इस दौरान पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बैकडोर से दस्तखत देकर और ये बातचीत की एक प्रक्रिया का, और बीच में उसमें उसको जोड़ने का काम उसके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाने का प्रयास किया। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि भाई अभी आज बातचीत है, हम उसको इसी दृष्टि से देखते हैं कि बातचीत में हम उम्मीद करते हैं कि बेनतीजा बातचीत नहीं रहेगी। क्या कदम उठाए जाएंगे वो खाका देश के सामने आएगा। इस अवसर पे मैं अपनी ओर से, आप लोगों का तो मैंने स्वास्थ्य के बारे में पूछ ही लिया, मगर अपनी ओर से विशेष आभार आदरणीय कुलदीप शर्मा जी का कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे राकेश कंबोज जी, हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे नैनपाल जी, नरेंद्र सांगवान जी, हमारे अनिल राणा जी, रघुवीर जी, हमारे आदरणीय भीमसेन मेहता जी, भाई हमारे सुरेंद्र जी, हमारे जोगिंदर जी, राजेंद्र बला जी, सभी जो वरिष्ठ कांग्रेस परिवार के जो उपस्थित जो सभी सदस्य हैं, क्योंकि परिवार आप भी बहुत हमारे परिवार के सदस्य हो मीडिया के, तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ।
भाई ये मतलब मेरे ख्याल ज्वलन मुद्दा तो कि आज बैठक जी। है सुप्रीम कोर्ट की, सर, और ये 15 अगस्त को ये जो सर एक रिपोर्ट इसके अलावा कोई और कोई क्वेश्चन? सर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोविड के दौरान है पंजाब में ये और SYL मुद्दे को लेकर कांग्रेस की पंजाब के मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या किसी पार्टी की सरकार हो, SYL पर प्रदेश का हित सर्वोपरि रहा है। और यही कारण है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब पंजाब की तरफ से इलेक्शन के टाइम कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पंजाब में जाके आप प्रचार करिए, तो हुड्डा साहब ने ये कहा था कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के जो नेता है उस समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो जब ये कहेंगे कि भाई हरियाणा का हक हरियाणा को पूरा दिलाने की बात कहेंगे, तभी वो पंजाब के अंदर कदम रखेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ किसी ने पार्टी लाइन से अलग होके पार्टी के प्रचार में शामिल ना होके, इससे बड़ी बात अभी तक किसी ने नहीं कही। तो भावना यही है कि हमारे लिए प्रदेश का हित सर्वोपरि है, और प्रदेश के हित में जो फैसला आया, हम सवाल ये पूछते हैं कि सरकार ने 3 साल तक प्रधानमंत्री जी से समय दिलवाने के लिए सरकार क्यों विफल रही है SYL के मुद्दे पे? इस बात को लेके हमें निराशा है। ये भी सच है, SYL की बात करो तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये SYL का फैसला, ये SYL का निर्माण हो और ये पानी हरियाणा के बाटे में आए। 1982 में इंदिरा गांधी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा पंजाब में। मैं इसमें दलगत राजनीति के, इंदिरा जी कौन सी दल की थी कि नहीं, मैं दलगत राजनीति नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। उसके बाद वो SYL की नहर की खुदाई बड़ी तेज़ी से शुरू हुई, विवाद हुआ, पंजाब ने उसको अपोज किया, पंजाब के सभी पार्टियों ने अपोज किया। उस विवाद को सुलझाने के लिए राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सभी प्रदेशों को एक मेज पे बिठाया गया और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, जिसके आधार पे अब फैसला आया है। वो अकॉर्ड हुआ उस समय हरियाणा के कुछ राजनीतिक दलों ने, जो अभी लोकदल, उस समय का तत्कालीन लोकदल भाजपा उस समय उनके साथ थी, अलायंस था, उन्होंने उसका विरोध किया और उसका विरोध किया, एक मूवमेंट चलाया। बहरहाल कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में मामला लंबे समय तक चला। मैं बीच में बहुत सरकारें रही, कांग्रेस पार्टी की भी रही, बाकी दलों की भी, सभी दलों की रही हैं। मैं किसी के कोर्ट के अंदर पैरवी की नियत को या पैरवी की में किस प्रकार की काबिलियत रखी गई उसको कम ज़्यादा का आकलन नहीं करना चाहता। सभी ने, मेरा मानना है सबने ईमानदारी से जब अपने वकील खड़े हुए हरियाणा के, तो चाहे वो बंसीलाल जी की सरकार रही हो, चौटाला साहब की रही हो, हमारी रही, चाहे बीजेपी की मौजूदा सरकार खट्टर साहब के नेतृत्व में रही हो, हमारे वकीलों ने सही रखा होगा। उसमें मैं कम ज़्यादा किसी का आकलन नहीं करना चाहता, मगर कोर्ट के अंदर केस चला, लंबे समय तक चला। मगर ये भी सच है कि पूरी इस प्रक्रिया में, इतना लंबे समय तक कानूनी लड़ाई जो लड़ी गई, इस प्रक्रिया में किसी भी सरकार में या तो SYL पे खुदाई पे काम आगे बढ़ा या यथास्थिति बनी और पैरवी का काम आगे बढ़ा। अकेली सरकार ये सरकार है, अकेली सरकार ये सरकार है कि SYL आटी गई, इससे पहले कभी आटी नहीं गई। नहर पे या तो काम आगे बढ़ा या नहर पे यथास्थिति बनी और पैरवी का काम आगे बढ़ा। इस सरकार में आटी भी गई और उसके बाद हमने कहा प्रधानमंत्री जी समझ लो पंजाब आट रहा है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार हाथ पे हाथ धरे रही, जैसे दादूपुर नलवी आटी गई। अगर इस सरकार को नहर आटू सरकार जो है अगर कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। सर कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं रही उसमें पंजाब अव्वल रहा है और हरियाणा का 14वां स्थान रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा और ज्यादा बेहतर कर सकता था स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान? देखिए, कोविड में हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोगों का मुख्य फोकस कोरोना से ग्रस्त लोग, कोरोना से लाचार लोगों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, खनन घोटाले के माध्यम से,
बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही थी, हर प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था, हमने भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की लड़ाई में हम सब साथ हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। उस समय सत्तासीन लोग, सत्ता में काबिज लोग कोरोना से की व्यवस्था से लाचार हरियाणा के नागरिकों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, उसकी योजनाएं बना रहे थे, जिसकी परतें अब सामने आ रही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस निश्चित तौर से जितना कोरोना पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो तो कोई एजेंडे में था ही नहीं इस सरकार के, जिसका जो है मैं समझता हूँ कि परिणाम जो आपने ये बात की, तो कोरोना की तरफ जितना ध्यान संवेदनशीलता से पूरा फोकस कोरोना पे होना चाहिए था, मगर नियत सरकार में बैठे लोग उस समय भी, कोरोना के समय भी, जब दुनिया की हर सरकार केवल कोरोना की सोच रही थी, ये सत्तासीन लोग इस प्रकार के घोटालों की तरफ। तो क्या लगता है कि विपक्ष क्यों नहीं नियुक्त किए गए हैं पिछले मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि व्यवस्था बदलनी है, कांग्रेस आंख मूंद कर बैठी रहती थी। ये इन्होंने एक बात कही स्पीकर साहब ने कि ये जो तीनों घोटाले जो हुए हैं वो महकमे एक ही मंत्री के पास है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जो है आप खुद लोग समझदार हैं और आप सब देख भी रहे हैं, बड़ौदा आपको भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी। सर, बड़ौदा चुनाव के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस वापसी करेगी? इसके बाद इसके सर पूछ रहे थे क्या बड़ौदा में, जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, बड़ौदा में कुछ मुद्दों के आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बड़ौदा का नतीजा एक बड़ा संदेश इस प्रदेश की राजनीति में होने जाएगा और जिस दिन नतीजा आएगा बड़े बहुमत से वहाँ हमारा दल जीते, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। हमारे मुद्दे सरकार की परफॉर्मेंस और विफलता, 6 वर्ष में जो ये सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा जो कि विकास दर में नंबर 1 हुआ करता 2014 से पहले, निवेश दर में नंबर 1 हुआ करता, उस हरियाणा को इन 6 वर्ष के बाद बेरोजगारी दर में नंबर 1 पहुंचाने का काम जिस सरकार ने किया हो, 1 पैसे का निवेश नहीं, हर वर्ग निराश, किसान की दुर्दशा, किसान को दाम मिला नहीं, किसान को ना भाव मिला, ना खरीद हुई, ना भुगतान समय पे हुआ, किसान का कर्जा दुगना हो गया इन 6 वर्ष में। गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगाने का काम इस सरकार ने किया। 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, मकान की योजना समाप्त, दाल रोटी की योजना समाप्त, मनरेगा की योजना का बजट 10% रह गया। गरीब आदमी के लिए वजीफा की योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अंबेडकर वजीफा योजना में बहुत बड़ा घोटाला। तो गरीब आदमी त्रस्त, कर्मचारी से करे हुए सारे वायदों सरकार पीछे हटी। ना तो पंजाब स्केल मिला इन 6 वर्ष के अंदर, ना पुरानी पेंशन स्कीम के वायदे के अनुसार इन्होंने कुछ काम किया, ना ही रिटायरमेंट एज बढ़ाने का इनके वायदे अनुसार कोई काम हुआ। और छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी की चपेट में, छोटे व्यापारी को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कोरोना में, छोटे व्यापारी को 1 पैसे की राहत कोरोना से मुश्किल के समय छोटे व्यापारी को दी नहीं इस सरकार में। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट, 3 गुना कर्जा बढ़ गया हरियाणा पे, मगर उन कर्जा तो बढ़ा, मगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं आया, जिस वजह से आज हरियाणा में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, लूट खसूट में कोरोना के समय असंवेदनशीलता से सरकार लगी। इन बातों को लेकर एक रेफरेंडम लोगों का बड़ौदा के बीच में हम लेके जाएंगे। हमें विश्वास है कि बड़ौदा के लोग हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। दूसरा मुद्दा वहाँ पे, जैसे मैंने कुछ मुद्दे लेके जाएंगे, बड़ौदा और उस पूरे इलाके की जो अनदेखी हुई, ऐसी अनदेखी कि 6 साल में कोई एक काम तो हुआ नहीं। काम तो दूर की बात है, किसी काम को करने के लिए, कोई विकास कार्य के लिए कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री या कैबिनेट के कोई मंत्री ने बड़ौदा के अंदर पांव कदम रखना है तो दूर की बात है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 6 साल तक पूरे कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी समेत, किसी ने वहाँ पे चाय पीने के लिए भी एक बार बड़ौदा में रुकना मुनासिब नहीं समझा। आपको पता है कि हरियाणा छोटा प्रदेश है, 3 दिन में 90 हलकों का भ्रमण किया जा सकता है, मगर 6 वर्ष छोटा समय नहीं होता। 6 वर्ष में जिन लोगों ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा के नक्शे पे ही नहीं समझा, जिन्होंने 6 वर्ष में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का वजूद नहीं माना, क्या वजूद है,
वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र अपना वजूद दिखाने का काम करेगा। और अभी भी जो लोग घमंड की भाषा बोल रहे हैं, कहीं किसान को देशद्रोही बता रहे हैं, तो एक मंत्री इनके अभी प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि एक सीट से सरकार के भविष्य पे कोई खतरा नहीं। बड़ौदावासी दिखाएंगे कि एक सीट से सरकार को कैसे हिला के रखा जा सकता है। अपना वजूद वहाँ पे दिखाने का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र काम करेगी और नई दिशा देते हुए प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस पार्टी। दीपेंद्र जी मेरा सवाल है, पहले रोहतक में अगर जाते थे तो आज जब भी लोग जाते तो माना जाता है कि जब हुड्डा साहब थे तो उन्होंने सीएम सिटी को बनाकर रख दिया। आप आज करनाल में आए हैं, करनाल पिछले 6 साल से सीएम सिटी है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले मीडिया में आते हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है खत्म होने का नाम नहीं लेता। किस तरह से देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। करनाल की दुर्दशा हम देखते हैं, दूसरा एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जींद की भी दुर्दशा हम लोग देखते हैं। क्योंकि जींद में 2 साल पहले उपचुनाव हुआ था, जैसे बड़ौदा में पूरा मंत्रिमंडल उस समय आया था, कहा था कि दी जींद साथ दे, हम जींद की दशा सुधार के रख देंगे, दशा बदल देंगे। जींद ने पूरा साथ दिया और उसी से बीजेपी की हवा बनी, प्रदेश में बड़ा भारी रोल जींद का रहा। मगर उसके बाद आपने देखा अभी मिड्डा साहब का 5 दिन पहले बयान, जींद की गलियों में सड़कों में पानी चल रहा है, नदियाँ चल रही है, और मिड्डा साहब ने कहा कि भाई जो है एक प्रकार से उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करी कि वहाँ के विधायक हैं, उनके विधायक मिड्डा साहब जो वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने असमर्थता व्यक्त करी कि सरकार के पास मैं गुहार तो लगा सकता हूं, मगर एक ईंट भी 2 साल में जींद में नहीं लगी। जिस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ने प्रदेश सरकार बनवाने का काम किया हो दोबारा, तो कहीं ना कहीं विकास इनके एजेंडा में नहीं। इसके 2 उदाहरण करनाल और जींद के अंदर देखे जा सकते हैं कि इस सरकार के एजेंडे में विकास कार्य और प्रदेश को बहुत ही विश्व स्तरीय विकास की तरफ ऊंचाइयों पे लेके जाने की तो दूर की बात है। जिस रूपरेखा के साथ हम लोग चल रहे थे कि हमारा प्रदेश को विकास के मामले में देश में एक उदाहरण बने, हरियाणा बन सकता है, दिल्ली के 3 गुना हमसे अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी की नहीं, उस खाके के साथ हम लोग चल रहे थे। मगर उस प्रक्रिया में बिल्कुल ब्रेक जो लगा, उसके सबसे ज़्यादा अगर उदाहरण कहीं देखे जा सकते एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दीपेंद्र जी, हरियाणा में कांग्रेस जो है बगैर संगठन के जो है इतने चुनाव लड़ चुकी है, 6 साल हो चुके हैं कांग्रेस को संगठन के, और पूर्व के जो आपके अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, जो गलतियां उन्होंने की, लगता है कि अब कुमारी शैलजा भी जो है 1 साल से अध्यक्ष बन चुके हैं, अभी तक संगठन का नाम ही नहीं है। सही समय पे सही फैसले कांग्रेस पार्टी लेगी, संगठन का गठन सही समय पे, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो सभी एक प्रक्रिया होती है हमारी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूती से प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और संगठन इत्यादि के जो मामले हैं, मसले हैं, वो कांग्रेस निपुणता से। जिला प्रधान नियुक्त नहीं किए गए हैं पिछले 6 साल से, तंवर जी के टाइम से लेके अभी तक जिला प्रधान नहीं नियुक्त किए गए। मैंने जैसे वो सेम ही कोई आंसर सेम ही है। सर कल मुख्यमंत्री करनाल में आए हुए थे, शहीद की मूर्ति उखाड़कर दूसरी जगह लगाई गई है, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहा है कि एक शहर में 2 जगह शहीद की मूर्ति नहीं हो सकती। देखो सर, 12 साल पहले उसी का मुहूर्त हुड्डा साहब ने किया था, वही उखाड़ कर नए बस स्टैंड पे ले थे, उसका कल मुहूर्त कर दिया। सबसे पहले तो हम शहीद मदनलाल ढींगरा जी को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं। कल उनका शहीदी दिवस भी था, और इस अवसर पर क्योंकि शहीद पूरे देश के होते हैं और हर बात से ऊपर होते हैं, राजनीति से भी बहुत ऊपर होते हैं, हम इस बात मुद्दे पर राजनीति नहीं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वहाँ पे शहीद की जो है प्रतिमा का स्थापन किया जाए। तो क्या शहीदों के लिए तो 2 करोड़ भी अगर प्रतिमाएं बने तो मैं समझता हूँ कि देश उसका स्वागत करेगा। और इसीलिए मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो है मूर्ति को दोबारा से वहाँ पे भी स्थापित किया जाए, जो आपने जहाँ पे आप लेके गए हैं बस स्टैंड पे, उसका भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर वहाँ भी जो है इस प्रकार सर पिछले 3 साल जो रजिस्ट्रियाँ की गई, दूसरी बात ये बेहतर होता, इसमें मैं ये चीज़ कहूँगा, इसमें बेहतर होता कि नई मूर्ति, भव्य मूर्ति का कोई इतना बड़ा कोई कार्य नहीं है, भव्य मूर्ति का कोई अगर निर्माण, ये तो कोई जो है 1 महीने का काम है, भव्य मूर्ति का निर्माण करके नई मूर्ति आप अपनी घोषणा की को उन्होंने कल की, अब ये भी उतारी जाएगी यहाँ से, यहाँ पर भव्य लगाई जाएगी। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, भव्य मूर्ति वो कोई इतना लंबा कार्य नहीं है। वहाँ पे अगर एक भव्य नई मूर्ति का अगर वहाँ पे अगर स्थापन होता तो उस बात के लिए हमें और भी खुशी होती
कि पुरानी जगह से ये जो अननेसेसरी ये जो एक बात है जिसमें सरकार भी एम्बेरस हुई है और जो है जो तो इस प्रकार की कोई सर पिछले 3 साल की रजिस्ट्रियों की जांच करने की बात कह रही है सरकार, आप क्या समझते हैं कि 3 साल से घोटाला चल रहा था? मुख्यमंत्री ने कल ये बयान दिया कि कांग्रेस आंख बंद करके बैठी रहती थी, हम व्यवस्था में बदलाव ला रहे हैं। देखिए, तो अभी लड़ाई इस बात की है, जहाँ तक रजिस्ट्री घोटाले की बात है, कि घोटाला केवल कोरोना में हुआ या 3 साल से चल रहा था। तो ये घोटाले की टाइम पीरियड पे लड़ाई है। 3 साल पहले भी इनकी सरकार थी, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस समय तो मंत्री भी इन्हीं की पार्टी के थे। हाँ, उस टाइम जो है पूर्व वित्त मंत्री के पास ये महकमा था, तो मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मगर रजिस्ट्री घोटाला इतने बड़े स्तर पे हुआ है, और मैं इसमें एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। दोनों शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटालों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगभग हरियाणा के सारे शहरों के तहसीलदार एक साथ कोरोना में बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एनओसी के रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दें। वो किसी एक तहसीलदार का, जिन पे अब ये कार्रवाई कर रहे हैं तहसीलदार, वो किसी एक तहसीलदार का तो कसूर जो है, मैं कहता हूँ सबका कसूर है, मगर उस षड्यंत्र में एक तहसीलदार शामिल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना सारे जिलों के तहसीलदार ऐसे रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दें, संभव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब जांच को आप इतना गोलमोल कर